चलिए दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे जिसका नाम था अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण का यह मेरा तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले अगर आप लोगों में से कोई अम्ल, भस्म एवं लवण का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और आज शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल एवं हाइड्रोजन आयन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में एवं हाइड्रोजन आयन। हम बताए थे कि हाइड्रोजन आयन को H+ से सूचित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन को किससे सूचित किया जाता है? H+ से। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल के बारे में हम लोग समझते हैं। पीएच स्केल में जो P है ना, पीएच स्केल में P है ना, P का मतलब होता है पोटेंज। P का मतलब क्या होता है? पोटेंज। POTENZ। P का मतलब होता है, एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है कौन? P। P एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेंज। POTENZ, पोटेंज। पोटेंज का मतलब, पोटेंज एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, हिंदी में होता है इसका अर्थ पावर। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। फिर से समझिएगा। पीएच स्केल में P जो है, पीएच स्केल में P है, P का मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी में उसका अर्थ होता है पावर। पावर मतलब शक्ति। मतलब पीएच स्केल में शक्ति है। पीएच स्केल में P क्या है? शक्ति है। किसका शक्ति है? तो पीएच स्केल में शक्ति है किसका? तो H+ आयन का। किसका? H+ आयन का, मतलब हाइड्रोजन आयन। मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है कि पीएच स्केल में जो इसकी शक्ति निर्भर करेगी वो हाइड्रोजन आयन पे निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी? हाइड्रोजन आयन पे। मतलब पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करेगी। किस पे? हाइड्रोजन आयन पे। पीएच स्केल में P का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। पावर मतलब शक्ति। मतलब पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन पे निर्भर करेगा। किस पे करेगा? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। इससे हम मान लेते हैं कि कोई विलयन है। मान लेते हैं कि इसमें कोई विलयन है। ठीक, मान लेते हैं कि इसमें कोई विलयन है। मान लेते हैं कि यह कोई विलयन है। हमको ये पता करना है कि इसका पीएच स्केल कितना होगा। मतलब इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। क्योंकि कोई भी अम्ल रहे या क्षार रहे या लवण रहे, कैसे हमको पता चलेगा कि इस विलयन में जो है वो अम्ल होगा, इस विलयन में जो भी पदार्थ है वह क्षार होगा, इस विलयन में जो भी पदार्थ है वह लवण होगा? वो कौन बताएगा? उस सब बताने का काम करता है पीएच स्केल। मतलब किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता पीएच स्केल पर निर्भर करता है। मतलब पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के किस पर निर्भर करता है? सांद्रण पे।
पीएच स्केल किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीएच स्केल किस पे निर्भर करता है, तो लिखिएगा हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, मतलब H+ आयन पे निर्भर करता है। तो जैसे हम इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विलयन है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विलयन है। हमको ये पता करना है कि इसमें अम्ल होगा कि क्षार होगा कि लवण होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि पीएच स्केल उठाएंगे। अब पीएच स्केल इसमें इस विलयन में डालेंगे। क्या उठाएंगे? पीएच स्केल उठाएंगे और इस विलयन में डालेंगे। जब इसमें डालेंगे, किसमें? जब इसमें डालेंगे तो अगर इस विलयन में पीएच स्केल डालने पर, ठीक, इस विलयन में पीएच स्केल डालने पर, पीएच स्केल जब डालेंगे, पीएच स्केल जब इसमें डालेंगे तो उसमें पीएच स्केल में टोटल 14 तक रेटिंग रहता है, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा ही रहता है 7। जैसे हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 14। तो 7 से जो कम रहता है ना, वो दर्शाता है अम्ल को। किसको दर्शाता है? अम्ल को। और जो 7 रहता है वह उदासीन को दर्शाता है। ठीक, और 7 से जो अधिक होता है, 7 से अधिक, वह दर्शाता है भस्म यानी कि क्षार को। 7 से कम अम्ल को, 7 से कम अम्ल को, 7 उदासीन को, 7 उदासीन को और 7 से अधिक क्षार को। ठीक, तो अगर पीएच स्केल इसमें डालेंगे, अगर इसका पीएच मान 7 से कम आ गया, जैसे 6 आ गया, तो 6 आ गया तो समझ जाएंगे कि यह क्या है? अम्ल है। अगर इसमें डालने पर इसका पीएच मान 8 आ गया, तो इसका मतलब है 7 से अधिक है 8, मतलब यह क्या है? क्षार है। तो फिर से बताइएगा, पीएच स्केल में पी जो है, पी का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। मतलब किसी विलयन में पीएच स्केल जो होता है हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पीएच स्केल में जो इसकी शक्ति होती है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो लिख देते हैं किसी विलयन में, लिखते हैं यहाँ पे डैश करके, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उसमें, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। अब क्या आता है बात पीएच स्केल। पीएच स्केल तो किसी विलयन में पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। किसी विलयन का पीएच जो मान होता है
उसमें अपैतित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में कौन? 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। तो सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लिए एक स्केल दिए। 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लिए एक स्केल दिए जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। अगर पूछा कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लिए, मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि पीएच स्केल किसने दिया, तो बताइएगा सोरेनसन। कौन? सोरेनसन। पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन। अगर पूछ दिया कब किया था, तो 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में, 1909। तो लिखिएगा पीएच स्केल। तो किसी विलयन में, देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया। स्केल मतलब इंच, जिसे नाप सकते हैं। एक स्केल दी जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पीएच स्केल किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। फिर से बताइएगा, पीएच स्केल किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। पीएच स्केल किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। बताइए पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने। कब दिया था? 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल कौन दिया? सोरेनसन। कब दिया? 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल किस पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना है। तो पीएच स्केल में जो रेटिंग होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से लेके 14 तक। अगर पीएच स्केल में पीएच का मान 7 से कम होता है तो समझ जाइए कि वह अम्लीय है। उसका गुण कैसा है? अम्लीय है। 7 रहेगा, किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो इसका मतलब वह उदासीन है। और किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो इसका मतलब हुआ क्षारीय है, मतलब भस्मीय है। क्या है? भस्मीय है। तो बताइए अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। उदासीन का पीएच मान 7 और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। याद कर लीजिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम है, उदासीन का पीएच मान 7 और भस्म या क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। जल है जो एक उदासीन है। उदासीन मतलब इसका कोई स्वाद, ना तो खट्टा ना तो तीखा, इसका कोई स्वाद नहीं। मतलब जल एक उदासीन विलयन है। तो जल एक उदासीन विलयन है तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान
7, जल का पीएच मान 7। तो लिख लिए कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है पीएच स्केल। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक, मिटा दे। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो बताइए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। तब पीएच स्केल क्या हुआ? किसी विलयन में पीएच स्केल के बारे में बताइए। किसी विलयन में अम्ल का सांद्रण मतलब H+ आयन के सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अगला आता है पीएच मान। किसी भी विलयन का पीएच मान हम कैसे निकालेंगे? मतलब ये हुआ जिससे हम समझते हैं कि यहाँ पे कोई विलयन है, ठीक, यहाँ पे एक कोई विलयन है और मान लेते हैं कि यह जो विलयन है जल है और हमसे कहा कि जल का पीएच मान, जल एक उदासीन है इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि इसका पीएच मान 7 है? कैसे इसको हम निकालेंगे? कोई कहेगा कि ना जल का पीएच मान 8 होना चाहिए, ठीक, तो निकालने का कोई तरीका तो होगा, ठीक। तो निकालने का जो तरीका होता है उसी को बोला जाता है पीएच मान। कैसे निकालेंगे? पीएच मान निकालने का जो नियम है, जो सूत्र है, कहता है कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन के सांद्रण के लघुगणक H+ आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। मतलब ये, पहले लिखते हैं इसको। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन के सांद्रण के लघुगणक के ऋणात्मक मान होता है। लघुगणक के ऋणात्मक मान होता है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन के सांद्रण के लघुगणक के ऋणात्मक मान होता है। विलयन तो आपको समझ में आ गया होगा, बताए थे। जल के साथ अगर किसी भी द्रव का जो घोल होता है उसी को बोला जाता है विलयन, ठीक। H+ आयन के बारे में तो समझा दिया, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर आया लघुगणक। लघुगणक को इंग्लिश में बोला जाता है लॉगरिथम। शॉर्ट में इसको बोला जाता है लॉग, LOG। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? लॉग। लॉग के बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं और यहाँ पढ़ने के लिए भी ना है, लेकिन समझा देते हैं। कह रहा है ना कि किसी विलयन का अगर पीएच मान निकालेंगे, ठीक, तो हाइड्रोजन आयन
हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक मतलब लव के सांद्रण के ऋणात्मक मान होता है। मतलब हाइड्रोजन आयन के निकालना है लव और उसके साथ माइनस को गुना करके निकालना है। अगर माइनस हटाना चाहेंगे तो pH बराबर हो जाएगा, हटता है की स्थिति में कि यह आ जाएगा कहाँ, नीचे। मतलब आ जाएगा लव 1/H प्लस आयन। ठीक, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 बिलियन है और इसमें है पानी, तो इसमें जो H प्लस आयन होता है, इसमें अगर पानी है तो उसमें H प्लस जो आयन होता है वह होता है 1 × 10⁻⁻7। इसमें हाइड्रोजन आयन कितना होगा, 1 × 10⁻⁻7। तो इसका निकालते हैं लव 1 बटा 1 × 10⁻⁻7। ठीक, ये सब हल हो करके इसका जो मान आता है 7। तो यहाँ से आता है कि जल का जो pH मान होता है कितना होता है, 7। ये किसका pH मान है, जल का। ठीक, तो pH मान कैसे निकालना है, किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मतलब माइनस मान होता है। pH का ये फार्मूला हो गया, pH बराबर माइनस लव इंटू H प्लस, और ये उसी का आगे है, pH मान बराबर लव इंटू 1/H प्लस आयन। जल का pH मान कितना होता है, 7। बताइए समझ में, तो मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। pH मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान हो। pH मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। pH बराबर माइनस लव इंटू H प्लस आयन। pH मान किस पे निर्भर करता है, हाइड्रोजन आयन पे। pH स्केल किसने दिया था, सोरेनसन। उसमें कितना तक रेटिंग होता है, रेंज। तो कहाँ से कहाँ, वो स्केल में कहाँ तक रहता है, 0 से लेके 14 तक। 7 से कम अम्ल, 7 उदासीन और 7 से अधिक क्षारीय। सोरेनसन दिया था, कब दिया था, 1909 ईस्वी में। ठीक, तो बताइएगा पहला में RE परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है। अम्ल का pH मान, कोई भी अम्ल है, अम्ल का pH मान, तो अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। अम्ल का pH मान 7 से कम। उदासीन का pH मान, उदासीन का pH मान, उदासीन का मान, अम्ल का pH लिख देते हैं, अम्ल का pH मान, यहाँ उदासीन का pH मान, तो उदासीन का pH मान 7 के बराबर। और क्षारीय या भस्मीय, क्षारीय का pH मान, क्षारीय का pH मान 7 से अधिक, 7 से अधिक। तो बताइएगा, अम्ल का pH मान 7 से कम, उदासीन का pH मान 7 के बराबर और क्षारीय का pH मान 7 से अधिक। हो गया, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम मिटा रहे हैं। 7 से कम किसका pH मान, अम्ल का। 7 से कम pH मान किसका, अम्ल का। 7 के बराबर pH मान किसका, उदासीन का।
और 7 से अधिक पीएच मान किसका? क्षार का। अब बताइएगा पीएच स्केल में कितना तक रेटिंग रहता है? एक मतलब 0 से लेके 7 तक। अब देखिए समझिएगा, बात के मतलब हम ये जो बना रहे हैं यह है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। इसमें रेटिंग कहाँ से रहेगा? 0 से लेके 7 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गया 7 से अधिक। 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। 7 के बराबर किसका होता है? उदासीन का। और 7 से कम, 7 से कम किसका होता है? अम्ल का। ठीक। अब हम बताए थे कि H पर, चूँकि देखिए पीएच स्केल जो है, ये जो पीएच स्केल है ये हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन कितना है उस पर निर्भर करेगा। हाइड्रोजन आयन पे ई भी निर्भर करेगा, हाइड्रोजन आयन पे ई भी निर्भर करेगा, हाइड्रोजन आयन पे ई भी निर्भर करेगा। ठीक। तो ये जो पीएच स्केल है हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है। अगर किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो अम्ल है, उससे कम रहेगा तो वह दुर्बल अम्ल है, जिससे हम समझते हैं। किसको मिला होगा 1, किसको 2 मिला होगा? तो हम बताए थे कि हाइड्रोजन आयन के आधार पे अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। कई भागों में? 2 भागों में। एक होता है परवल अम्ल, मजबूत अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। उसी तरह से बताए थे कि क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक परवल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। आप ही बताइए कि परवल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, परवल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? तो बताए थे कि जिसमें जो पूर्णतः घुल जाए, मतलब पूरी घुल जाए और अधिक मात्रा में H+ आयन दे तो उसे परवल अम्ल कहते हैं। आंशिक रूप से घुले मतलब कम घुले और कम H+ आयन दे तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। या पूरी घूमे और ज़्यादा मात्रा में OH- आयन दे तब परवल क्षार। कम घुले और कम मात्रा में OH- आयन दे मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक। तो अगर कोई भी अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अगर किसी भी अम्ल का पीएच मान अगर 1 है ले तो यह इसका मतलब है कि वह परवल अम्ल है। क्या है? परवल अम्ल, मतलब उसमें अम्ल की मात्रा उच्च है। और अगर किसी का पीएच मान 3 है ले तो मतलब इस अम्ल से कम इसमें अम्ल, मतलब इस अम्ल से कम उसमें अम्लीयता है, मतलब इससे कम अम्लीयता। और किसी का पीएच मान 6 है तो इसका मतलब है कि सबसे कम अम्लीयता उसमें है, सबसे कम अम्लीयता। जैसे किसी भी अम्ल का पीएच मान 1 होगा तो इसका मतलब कि वह परवल अम्ल है, ताकतवर अम्ल है, मजबूत अम्ल है।
और किसी का pH मान 3 है मतलब उससे कमज़ोर अम्ल है, और किसी का pH मान 6 है मतलब वो भी उससे कमज़ोर है, मतलब सबसे कमज़ोर 6 वाला है। तो किसी भी विलयन का pH मान अगर 6 है तो मतलब दुर्बल अम्ल है, कमज़ोर अम्ल, और किसी का pH मान 1 है मतलब ताकतवर अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ठीक। अगर किसी का pH मान 8 है, किसी का pH मान 8 है, तो 8 है तो इसका मतलब है कि दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार है। और किसी का pH मान जैसे 14 है, किसी का pH मान कितना है? 14 है। जैसे कि 8 है तो दुर्बल क्षार है, और जैसे किसी का pH मान 10 है तो मतलब इससे मजबूत क्षार है, इससे मजबूत है, इससे मजबूत, इससे मजबूत क्षार है। और किसी का pH मान 14 है मतलब यह प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार, मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो एक जिसका pH मान 1 है उसमें अम्लीयता की मात्रा सबसे अधिक होता है, मतलब उसमें अम्ल की मात्रा उच्च सबसे अधिक होता है। किसी का pH मान 7 है तो इसका मतलब कि उससे कमज़ोर अम्ल है, और किसी का pH मान अगर 6 है मतलब सबसे कम अम्ल की मात्रा है, मतलब वह दुर्बल अम्ल है। 8 रहेगा तो इसका मतलब दुर्बल क्षार, इसमें उल्टा होता है। 8 रहेगा तो दुर्बल क्षार, 10 रहेगा तो उससे मजबूत क्षार, और 14 रहेगा तो मतलब सबसे मजबूत क्षार होता है। ठीक। मतलब कि ऊपर से लेकर के जब नीचे आते हैं, ऊपर से मतलब 1 से लेकर के 7 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता की मात्रा घटता है। क्या घटता है? अम्लीयता की मात्रा घटता है। इसको मिटा रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पर pH स्केल में, ऊपर से नीचे आने पर pH स्केल में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीयता की मात्रा घटती है। अम्लीयता की मात्रा घटती है, घटती है, और क्षारीयता और क्षारीयता का मान, अम्लीयता की मान घटता है और क्षारीयता का मान बढ़ता है। तब pH स्केल में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्ल घटेगा और क्षार की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिए, पूछता है कि pH स्केल में ऊपर से नीचे आने पर अम्ल की मात्रा क्या होगी? तो अम्ल की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी कि बराबर रहेगी? तो लिखना है अम्ल की मात्रा घटेगी और क्षारीयता की मात्रा बढ़ेगी। ठीक। इसको बना लीजिएगा कॉपी पे। तो यह है pH स्केल। क्या है? pH स्केल। क्या है? pH स्केल। फिर से समझिएगा। आज जो पढ़ाए हैं सबसे पहले पढ़ाए थे pH स्केल, pH स्केल और हाइड्रोजन आयन। ठीक। सबसे पहले तो ये पढ़ाए थे। pH स्केल में बताए थे कि pH स्केल में जो P है, P का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज एक लैटिन शब्द है। क्या है? पोटेंज एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी में मान होता है पावर, और पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। किसका शक्ति? हाइड्रोजन आयन का।
मतलब पीएच स्केल में उसकी जो शक्ति है हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करेगा। मतलब किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। पीएच स्केल किस पे निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पे निर्भर करता है। उसके बाद बताया था कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन के सांद्रण के लिए किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। पीएच स्केल के बारे में बताए थे, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है। उसको मापने के लिए 1909 ईस्वी में सोरेनसन एक स्केल दिया था। सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच मान के बारे में बताए थे कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। पीएच का जो मान होता है हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। उसमें बताए थे पीएच स्केल में कि 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है, 7 उदासीन का होता है और 7 से अधिक क्षारीयता का पीएच मान होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन का 7 और अम्ल का 7 से कम। ठीक। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 1 है तो इसका मतलब है कि उसमें अम्ल की मात्रा सबसे अधिक है। 3 है मतलब उससे कम है अम्ल की मात्रा, और 6 है मतलब सबसे कम अम्ल की मात्रा है। तो 1 किसी का पीएच मान है, इसका मतलब कि वह प्रबल अम्ल है। अगर किसी का पीएच मान 6 है, इसका मतलब वह दुर्बल अम्ल है। किसी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब वह उदासीन है। और किसी का पीएच मान 8 है, इसका मतलब कि वह दुर्बल क्षार है। किसी का पीएच मान 10 है मतलब उससे मजबूत क्षार है। किसी का पीएच मान 14 है मतलब सबसे मजबूत क्षार है। यहाँ तक हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ पदार्थ का पीएच मान देखते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है। ठीक। तो हम कुछ पदार्थ ले लेते हैं और उसका पीएच मान कितना होता है वो देखते हैं। अमाशय रस। अमाशय रस का कहने का मतलब है कि हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1। ठीक। नींबू का रस। ठीक। किसका? नींबू का रस। जो छोटा छोटा नींबू होता है, जो उसका रस होता है, उस खट्टा रहता है कि नहीं? खट्टा कि मीठा? खट्टा। खट्टा कहने का मतलब इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 2.5 मतलब 2.5 होता है। उसी तरह से सिरका भी खट्टा होता है, इसका पीएच मान 3 होता है। टमाटर का रस भी खट्टा लगता है, इसका पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान कितना होता है? 4.5। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। ठीक। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5, क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो 6.5। अशुद्ध जल मतलब साफ सुथरा जो जल होता है, क्लीन प्योर वाटर, उसका होता है 7। और उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो पीएच मान क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? मतलब बढ़ता है अशुद्धि मिलाने पर। आंसू का पीएच मान होता है, आंसू जो रोने पे गिरता है, 7.3। और खून का सबसे ज़्यादा खून का पूछता है तो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक। और चूना जल का पीएच मान 11। तो इसमें 2 चीज़ है VBI। एक दूध का पीएच मान
6.5, खून का pH मान 7.4 है। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, खून का pH मान 7.4, खून लाल वाला जो खून है उसका pH मान होता है 7.4, दूध का pH मान 6.5 होता है, अमाशय रस का pH मान 1 होता है, अमाशय रस का pH मान 1 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो इसको लिख करके याद कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इस बार हम लोग लेकर के आए हैं, एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ अम्ल है, जो कि परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो जैसे समझते हैं, संतरा और नींबू। तो संतरा और नींबू में एक ही अम्ल पाया जाता है जिसे सिट्रिक अम्ल कहा जाता है, उसी को बोला जाता है साइट्रिक अम्ल। तो संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल रहता है, साइट्रिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल रहता है, मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल रहता है, टार्टेरिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। इमली भी आई है, इमली में टार्टेरिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल रहता है, लैक्टिक अम्ल। और टमाटर में पूछा हुआ है, ठीक है, टीचर वाला में टमाटर में वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में कभी कभी पूछता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और जब लाल चींटी काटते हैं ना, लाल चींटी काटती है तो दर्द देता है, मतलब छिलमिला देता है, ठीक, तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है कि याद हो जाए तो 4 बार पढ़ने पर, कुछ लोगों को हो सकता है कि याद ना हो। तो हाँ, जिनसे याद हो जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जिनसे याद नहीं होता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर याद हो जाए तो जैसे चलते हैं, संतरा और नींबू। ठीक, संतरा और नींबू। संतरा थोड़ा रहता है, संतरा नारंगी, और नींबू छोटा रहता है। तो दोनों पाया जाता है कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो सात से संतरा होता है ना, सात से संतरा और सात से साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल, सात से संतरा, सात से सिट्रिक अम्ल। ठीक, इन्हें सात से सेव कर देना। अब देखिए, हम खरीद के लाए हैं सेव, ठीक, तो कुछ सेव होता है जो पूरा एकदम क्लीन साफ सुथरा रहेगा, लाल लाल रहता है। और कुछ सेव ऐसा रहता है ना कि जैसे हरा रहेगा, लाल रहेगा, मिली जुली रहेगा, और जैसे जहाँ भी रहता है गिर उड़ गया तो गंदा हो जाता है। गंदा हो गया इसका मतलब उसमें मैल हो गया। सेव गिर गया, इससे सेव तो पेड़ से होता, मतलब पेड़ में फरता है, और जब सेव टूट करके गिरता है तो नीचे गिरेगा तो गंदा होगा। गंदा होने का मतलब है कि उसमें मैल आ जाता है, धुरी उरी लग जाता है। तो सेव मैल मतलब सेव गिरने पर उसमें मैल हो गया। सेव गिरा तो क्या हो गया, गंदा हो गया, मैल हो गया। तो सेव में हो गया मैलिक अम्ल। सेव गिरने पर क्या हुआ, गंदा हुआ, गंदा होने का मतलब मैल हो गया, तो सेव में मैलिक अम्ल। इमली, इमली खाइएगा नहीं, इतना खट्टा लगेगा, इतना खट्टा लगेगा ना, ये खा लीजिए एकदम, इतना चिल्लाइएगा माय रे बाप रे, चिल्लाना शुरू, इतना खट्टा खा ले जाएगा। अगर बात की मतलब ज़बरदस्ती एक इमली खा गए, उसके बाद खाना खाइएगा नहीं तो रोटी खाइए,
हाँ, आप खा नहीं पाइएगा समझे, क्योंकि दाँत जो है ना पूरा खट्टा हो गया। मतलब टरटराइएगा, नहीं खाएंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा अब हमरा से नहीं गीता। टरटरी का मतलब होता है चिल्लाना। तो इमली इतना खाइए लिए है ना कि आप टरटराते रहिएगा। ऐसे भी देखिए आप लोग फुचका, जो लड़की होती है फुचका सबसे ज़्यादा खाती है, गोलगप्पा। ठीक, गोलगप्पा खाने का कहने का मतलब है कि वो उसका ध्यान गोलगप्पा पे उतना नहीं रहता है जितना खट्टा पे रहता है। और जो मतलब कि गोलगप्पा के लिए जो पानी रहता है ना उसमें इमली डाला जाता है। तो उसको गोलगप्पा नहीं पसंद है, उसको पानी पसंद है। ठीक, अब खाएगी, खा कर के आई गोलगप्पा, घर में बोलेगी आज तो हम तो फुचका खा लिया, आज तो हम गोलगप्पा खाया है। मतलब 10 आदमी तक घर में सबको, जब तक उस सबको नहीं बोल देगी ना वो चुपचाप नहीं रहेगी, मतलब टरटराते रहेगी। तो इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टेरिक अम्ल है। और सेव गंदा हो गया इसलिए मैलिक अम्ल। और सा से हो गया संतरा, और सा आती है नींबू, उसमें कुछ ही होता है साइट्रिक अम्ल। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल है। सिरका में एसिटिक अम्ल है। तो सिरका होता है ना, कहीं कहीं लिखता है कि 6 से 8% जब एसिटिक अम्ल रहता है, कोई भी अम्ल होता है 100%, लेकिन अगर 100% में 6 से 8%, कहीं कहीं कुछ कुछ किताब में 10% देता है, कुछ किताब में 4 से 6% देता है। ठीक, मतलब कि अगर एसिटिक अम्ल कि 4 से 6% या 10% या 6 से 8%, मतलब यही रेंज में है। मतलब सीधा सीधी 4 से 10 के बीच अगर एसिटिक अम्ल रहता है ना, 4% से 10%, तो उसी को बोला जाता है क्या? सिरका। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिरका किसे कहते हैं? तो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? 10% एसिटिक अम्ल को ही बोला जाता है क्या? सिरका। तो सिरका में याद रखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मतलब समझ जाए कि कोई सिरका मतलब दही के जैसा है। ठीक, सिरका किसके जैसा है? दही के जैसा है। और उसको कहे कि जो दही जमता है, ठीक, ठंडा रहना चाहिए कुछ, तो दही को ले जा कर के, यानी कि सिरका को ले जा कर के रख दिए एसी में। तो सिरका कहाँ रह रहा है? एसी में, इसलिए सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल है। सिरका कहाँ रखे? एसी में, इसलिए एसिटिक अम्ल। और दही, दही में तो आप लोग जानते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध या दही, दोनों में लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक, दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। आगे आता है टमाटर। टमाटर होता है लाल। ठीक, तो टमाटर लाल होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब है कि देखिए टमाटर है तो धूप में रहेगा ना टमाटर, तभी लाल लाल। अगर उसको धूप नहीं मिलेगा, ठीक, तो वो लाल लाल नहीं होगा। ठीक, हरा हरा ही रहेगा ज़्यादातर। ठीक, मतलब टमाटर लाल होता है तो धूप की वजह से। ठीक, मतलब ऑक्सीजन वगैरह वातावरण से मिलता है। ठीक, तो टमाटर जब लाल होता है तो ऑक्सीजन की वजह से, मतलब ऑक्जेलिक, आ से ऑक्सीजन होता है ना, आ से ऑक्जेलिक होता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। अमाशय रस मतलब पेट। अब हम लोग ऐसा भी ना है कि हम लोग कुछ जो भी कुछ खाते हैं पच ही जाता है, पचता नहीं है। पेट के अंदर पचाने वाला कोई रहता है। तो जब हम लोग रोटी खाए, चावल खाए, दही खाए, दूध खाए, जो भी खाते हैं पेट में जाता है और पच उच करके बाहर निकलता है। तो कोई तो पेट के अंदर होगा जो पचाने वाला काम करेगा। तो पेट के अंदर पाया जाता है अमाशय रस। अमाशय रस कहने का मतलब है कि अमाशय से
एक अम्ल निकलता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। अब देखिए चाय है, चाय है ना, कोई आदमी चाय दिन भर में 1 बार पिएगा, कोई आदमी दिन भर में 2 बार पिएगा, कोई आदमी 3 बार पिएगा, कोई आदमी दिन भर में 10 बार पिएगा। मतलब कुछ आदमी है जो सुबह पिया, दोपहर को 1 बार पिया, शाम को 1 बार पिया। मतलब ने टॉनिक की तरह लेता है, 1 ठिप्पी सुबह, 1 ठिप्पी दोपहर, 1 ठिप्पी शाम को। चाय को टॉनिक की तरह ले रहा है, इसलिए चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। टॉनिक मतलब टैनिक, चाय को टॉनिक की तरह ले रहा है, मतलब चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अब विटामिन सी में पाया जाता है स्पेशल एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी है ना, इसलिए काटेगी नहीं तो लाले कह देगी। ठीक। मतलब जब भी चींटी हो गया, खोटा, पिपरी को ही बोला जाता है चींटी। ठीक। तो पिपरी, खोटा, इसमें जो होता है मधुमक्खी हो गया, याद रखिएगा, मधुमक्खी, लाल चींटी, एक होता है खोटा। ठीक। वो सब जो काटता है, तो काटने के बाद पीछे से मारता है ना, तो उसके पीछे में एक अम्ल रहता है छोटा सा, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो इधर काटता है ना, पीछे मारता है, तो उसमें छोड़ देता है शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल जलन पैदा करता है। ठीक। तो जैसा ही शरीर के अंदर जाएगा तो जलन पैदा करेगा, मतलब दर्द देना शुरू होता है। ठीक। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। तो बताइए, संतरा में संतरा साइट्रिक। सेव गिरा तो मैल हो गया, इसलिए सेव गिरा तो गंदा हो गया, मतलब मैल हो गया, इसलिए मैलिक। इमली खाने के बाद टटराता है, इसलिए टार्टेरिक। सिरका मतलब एसिडिक, एसी में रख दिए थे। दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर में लाल हुआ था, इसलिए ऑक्सीजन की वजह से, इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय टॉनिक की तरह लेता है, इसलिए टैनिक अम्ल। विटामिन सी में स्पेशल एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। तो आशा कहते हैं कि आप लोग याद कर ही लिए होंगे, और नहीं तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पीएच के महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि अगर पीएच मान, जैसे कि किसी का पीएच मान कम है, अगर उससे पीएच मान बढ़ेगा या उससे घटेगा, तो हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लिख दिया है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, मतलब हमारे जो दिन और रात होता है, पीएच मान अगर बढ़ता है, घटता है, तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। पीएच मान के बढ़ने या घटने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र क्या होता है? जब हम लोग भोजन करते हैं, कुछ देर पहले बताया था, जब हम लोग भोजन करते हैं, मतलब ठूस ठूस के आप खाते हैं। ठीक। तो खाने के बाद जब पेट में जाता है, तब पेट में अमाशय रस से एक अम्ल निकलता है। अमाशय रस से क्या निकलता है? एक अम्ल निकलता है, जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1। कितना होता है? 1.0। कहने का मतलब कि इसका पीएच मान कितना होता है? 1। जब इसका पीएच मान 1 रहता है, तो इससे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, या भोजन को आसानी से पचा देता है, और भोजन पच जाता है,
फिर उत्सर्जन विधि से भोजन क्या होता है, पचे हुए भोजन बाहर आ जाता है। जो उपयोगी चीज़ है शरीर अपना खींच लेता है, एनर्जी ले लेता है। तो जैसे आज हम लोग खाए दाल भात या रोटी सब्जी खाए आसानी से पच गया। जितना पचाने के लिए अमाशय रस चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, उतना मिल गया, पच गया। लेकिन होता है क्या कि अगर किसी दिन ठीक पड़ोसी में गांव में किसी का बाराती आ गया, उस दिन तो एकदम पूरे पूड़ी और रसगुल्ला सब्जी रहता है। जाते हैं और दिमाग में एक ही चीज़ बैठा हुआ रहता है कि आज तो एकदम रसगुल्ला है, मनमन्ना रसगुल्ला तो रगड़ के खाएंगे। और करते भी वैसा ही है, जा कर के बैठ जाते हैं और रसगुल्ला दो और रसगुल्ला दो, हुमच हुमच के एकदम धकच धकच के, मतलब डंडा से कोच कोच के एकदम खा लिए पूरा एकदम यहाँ तक न रह गया था। जितना ने ठूसना था ठूस लिए। और जब हम लोग पूरा खा लिए, अब बताइए, अब अमाशय रस से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अब उसको पते नहीं है, काहे कि यहाँ से यहाँ तक फुल है। अब उसको अंदाज़े नहीं है कि कितना निकलना है, कितना निकलने में पच जाएगा। तो बात की मतलब निकलना है इतना, तो उसको अंदाज़ा नहीं है, निकाल दिया इतना। तो जब वो ज़्यादा निकल जाता है ना, जितना चाहिए उतना ही निकलना चाहिए तो ठीक है, ज़्यादा निकल जाता है मतलब इसका पीएच मान जो है 1 से बढ़ जाता है। और जब 1 से इसका पीएच मान बढ़ जाएगा तो ई जो है अमाशय रस ठीक शरीर में गैस बनना शुरू हो जाएगा और जलन, मतलब ढकार, उल्टी पुल्टी जैसा ढकार आना शुरू हो जाएगा। समझे, मतलब सही से भोजन नहीं पचेगा। गैस बनेगा तो भोजन सही से पचेगा नहीं, जलन जैसा रहेगा। ठीक, तो जब हम लोग कब होता है, जब हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, जब अनपच जैसा स्थिति आ जाता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमको चाहिए कि इसको पचाने के लिए ठीक, जो अनपच हो गया इसको पचाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अम्ल निकला तो अम्ल के प्रभाव को कोई भस्म ही दूर कर सकता, मतलब क्षार ही दूर कर सकता। तो हमको इसको पचाने के लिए, इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए हल्का भस्म की ज़रूरत होगी। तो या तो उस हल्का भस्म को गोली के रूप में खाइए, दवाई के रूप में, या उस हल्का भस्म को ऐसा ही खा लीजिए। ठीक, तो जब अनपच की स्थिति होती है, मतलब अम्ल ज़्यादा निकल जाता है, तो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमको हल्के भस्म की ज़रूरत होती है। ठीक, तो वो हल्का भस्म है जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल 2। ठीक, या तो होता है खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, हल्के भस्म के रूप में आप उसको खाइएगा तो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा, भोजन पच जाएगा, फिर एकदम शांति शांति रहिएगा। ठीक, तो ज़्यादा ना खाना है, नहीं कि एकदम एक के बार मोटाई के चक्कर में न पूरा दुबड़ा जाइएगा। ठीक, जितना क्षमता रहे उतना ही खाइएगा। फ्री के माल है तो ये नहीं कि धर के रगड़ दें। दूसरा आता है पीएच परिवर्तन पर धातु का प्रभाव। जब हम लोग शर्करा युक्त पदार्थ खाते हैं, मतलब वैसा पदार्थ जिसमें चीनी की मात्रा रहती है, वो चीज़ जब हम लोग खाते हैं, और रोटी में भी शर्करा की मात्रा रहती है, और सबसे ज़्यादा चीनी की मात्रा तो उसमें रहता है ना, क्या बोलता है, टॉफ़ी, चॉकलेट। ठीक, तो जब हम चॉकलेट खाते हैं, तो जब चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट में क्या होता है ना, चिपचिपा होता है पदार्थ, वो क्या होता है, दांत उबड़ खाबड़ है तो उसमें जा कर के और जो है मिठास वाला पदार्थ चिपक जाता है। और जब इसका चिपक जाता है, ठीक, तो जब वो चिपक जाता है
तो उसमें कीटाणु आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जहाँ चीनी रहेगा कीटाणु आएगा ही आएगा। ठीक, तो इसमें कीटाणु आना शुरू हो जाता है जब हम चीनी वाले पदार्थ खाते हैं। शरीर का सबसे मजबूत अंग है जिसे बोला जाता है दंत वल्लक या एनामेल। दांत का ऊपरी जो परत है ना, उसी को बोला जाता है एनामेल। शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है, लेकिन इसको नष्ट करे वाला जो है वही है मिठास। चीनी वाला जो पदार्थ खाइएगा चिपक जाएगा और उसमें कीटाणु आना शुरू हो जाता है, मतलब इसका पीएच मान कमना शुरू हो जाता है। ठीक, अब जब उसमें कीटाणु आना शुरू हो जाता है तो पहले मीठा पदार्थ को खाता है, और मीठा को खाते 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 कब दांत की ऊपरी परत को या उसमें जो मांस है कब खा गया पता नहीं चला। अब जब ज़्यादा खा जाएगा खाते खाते फिर मसूड़ा वसूड़ा खाना शुरू, तो वही दर्द देना शुरू हो जाता है। और इसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है कि जिस दांत में कीटाणु आ गया उसको कवड़वा दीजिए। कम है तो कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, तो ज़्यादा शर्करा वाला पदार्थ नहीं, चॉकलेट टॉफ़ी ज़्यादा नहीं खाइएगा। ठीक है, तो इसका पीएच मान एक निश्चित सीमा